फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हम एचटेट टीजीटी साइंस के लिए बायोलॉजी सेक्शन है वो कवर कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं ह्यूमन के अंदर, तो वो सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग रहेगा, जिसको हम वेंटिलेशन ऑफ लंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीथिंग की। तो ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। क्यों होता है मैकेनिकल प्रोसेस? क्योंकि इसमें क्या होता है, एयर का रिन्यूअल इन्वॉल्व होता है लंग्स के अंदर। बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। तो इसका जो मैकेनिज़्म होता है बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर होता है ना। 3 स्टेप्स के अंदर होता है। सबसे पहले मतलब जो रेस्पिरेशन एक्टिविटी होती है वो होती है, फिर उसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और फिर उन गैसों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे कि इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपिरेशन जो होता है ये क्या होता है। तो जब फ्रेश एयर में ब्रीथिंग होती है तो उसको हम क्या करते हैं, यानी जब एयर हम ब्रीथ करते हैं अंदर की साइड तो उसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं, और जब हम एयर को बाहर की साइड एक्सहेल करते हैं यानी निकालते हैं तो हम उसको एक्सहायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, लंग्स हमारा कैसा होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, लंग्स हमारा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो ये एक रबड़ बैलून्स की तरह होता है। जैसे रबड़ का बैलून होता है ना, फ्लेक्सिबल इलास्टिक बैग टाइप का होता है, तो उसी तरह से हमारा लंग्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लंग्स के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स होती है, और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो मतलब एक्टिविटी शो करती है, और इन्हीं के बेस पर लंग्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होती है ना। यहाँ पर हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे ये प्रोसेस दिखा रखा है इनहेलेशन का, और ये जो नेक्स्ट बी वाला दिखा रखा है ये क्या दिखा रखा है, एक्सेलेरेशन का। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, इंस्पायरेशन। ये हमारी क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इनके नीचे कौन सी होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है। तो जब एयर लंग्स के अंदर एंटर करती है तो क्या होता है, जो वॉल्यूम होती है, जो थोरैसिक कैविटी होती है, मतलब ये लंग्स के अंदर ये जो खाली स्पेस होता है ये थोरैरिक कैविटी होता है ना। तो जब ये इंटरकोस्टल मसल्स है इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब होता है, जब एयर हमारी लंग्स के अंदर एंटर करती है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा इन मसल्स का तो सीधी सी बात है क्या, कि जो थोरैरिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, क्योंकि लंग्स के अंदर एयर है एंटर कर रही है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेट होते हैं। यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, कि जो एयर का प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लंग्स के अंदर। ठीक है, और फ्रेश एयर जो होती है वो लंग्स के अंदर क्या हो रही है, शक हो रही है, और एलोवेली जो होती है जिसको हमने गैसेस एक्सचेंज की साइट बोला था वो क्या हो रही है, फिल हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, कि जब इंस्पायरेशन होता है यानी जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो थोरैरिक जो कैविटी होता है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और एयर प्रेशर जो होता है लंग्स में वो डिक्रीज होती है। ठीक है, और डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं एक्सहेलेशन की तरफ। एक्सहेल मतलब जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारी इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है वो अपनी रिलैक्स फेज में आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एयर बाहर निकलती है, तो सीधी सी बात है जब यहाँ से एयर इस कैविटी से बाहर जाएगी तो वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, है ना, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। तो इसमें क्या होगा, जो डायफ्राम जो अब फ्लैट हो रहा था वो वापस से अपनी उसी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इसका मतलब एक्सहेल यानी जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, थोरैरिक जो कैविटी होती है उसकी वॉल्यूम
डिक्रीज होती है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बस इसमें मेन चीज़ आपको यही याद रखनी थी, इसमें मेन चीज़ है वो यही है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि जो गैसेस है उसका एक्सचेंज कैसे होता है। भाई हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज। अब ये गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है, जो हमारी कैपिलरीज होती है उनमें जो ब्लड होता है और जो एलोवेली जो एयर होती है उनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, लंग्स के अंदर जो एलोवियोली साइट होती है उसके अंदर ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ये भी हम डायग्राम से समझेंगे। भाई इसमें क्या होता है, हम इनहेल कर रहे हैं, है ना, तो फ्रेश एयर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन क्या होगी, एलोवेली साइट पर आएगी और वहाँ पर ब्लड के अंदर क्या होगी, डिफ्यूज़ होगी। ठीक है, फिर हमें पता है हमारी ब्लड में कौन होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो ये हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, अब हमें पता है CO2 हमारे शरीर में वेस्ट की फॉर्म में होता है, तो ये क्या होगा, ब्लड से टिश्यू सेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा, यानी ब्लड क्या करेगा, उस CO2 को कहाँ डिफ्यूज़ कर देगा, टिश्यू सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर देगा, और फिर टिश्यू सेल से ये हमारी ट्रैकिया में आएगा, और ट्रैकिया से ये माउथ के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और होता है जिससे क्वेश्चन बनता है, ये कुछ डेटा है जो आप लोगों को ध्यान रखना है ना। हमने क्या पढ़ा कि O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना। इनको जहाँ जाना होता है, जो इनका पाथ होता है वहाँ ये उस जगह पर चली जाती है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या, कि जो हमारी O2 होती है ये 3% घुली अवस्था में मतलब ये जाती है। ठीक है, टिश्यू तक 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फेज में रहती है ये चीज़ आपको याद रखनी है। CO2 की बात करते हैं तो 7% तो ये मिक्स फॉर्म में होती है, मतलब घुली अवस्था में होती है। 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है, और 23% ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इस फेज में ये हमारे लंग्स तक जाती है ना। तो ये डेटा आपको याद रखना है। O2 और CO2 का क्या बताया, 3% घुली अवस्था में और 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ये हमारी टिश्यू तक जाती है। और CO2 की बात करते हैं तो 7% तो ये घुली अवस्था में, ठीक है, और 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में और 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये हमारे लंग्स तक जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका डेटा था। ठीक है, उसके आगे अब हमने क्या पढ़ा कि हम अगर रेस्टिंग फेज में होते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो 1 मिनट में आराम की अवस्था में कोई भी एक ह्यूमन होता है वो 14 से 18 बार मतलब सांस लेता है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों में तो बच्चों में ये जो एक्टिविटी होती है इसका टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आता है एक रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कि रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है वो क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है, ये रेशियो होता है किसका, प्रोडक्शन रेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मतलब एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ O2, मतलब CO2 के प्रोडक्शन की रेट और O2 के एब्जॉर्प्शन की रेट, इसका जो रेशियो होता है ना वो हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि डिफरेंट सब्सटेंस के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट अलग अलग होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू 1 होती है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का भी अप्रोक्स इसकी वैल्यू 1 होती है। और वसा के लिए यानी फैट के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0.7। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।